अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, 2 हफ्तों की शदीद हंगामा आराई के बाद बिलाखिर आज जीत हुकूमत की हो गई है। आज हुकूमत ने तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने समेत मुतादिद बिल आसानी से पास करवा लिए। इसके साथ ही नाज़रीन, पार्लियामान ने हुकूमत की अददी अक्सरियत इत्तेहादियों के साथ नाराजगी समेत बहुत सारी जो पिछले कुछ दिनों से चहमगोइयां गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत के इत्तेहादी नाराज हो गए, साथ में तब्दीली की हवाएं चल रही हैं और बड़ी चहमगोइयां गवर्नमेंट के जाने की टाइमिंग तक दी जा रही थी, सब के सब जो है वो आज उन चहमगोइयों ने दम तोड़ दिया है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के इस ज्वाइंट सेशन में हुकूमत की कामयाबी के बाद क्या अगले 2 साल के लिए हुकूमत सिक्योर हो गई है, और सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत को मज़ीद कॉन्फिडेंट मिल गया है और ओपोजिशन के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। दूसरी जानिब नाज़रीन, ओपोजिशन की जानिब से भी इस तमाम तर मामले पर रद्द-ए-अमल सामने आया है और ओपोजिशन की जानिब से इलेक्शन तरमीमी बिल समेत दीगर बिल्स को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया है। और आसिफ अली जरदारी साहब को मैं सुन रही थी, वो तो ये कह रहे थे कि जितना जोर हुकूमत लगा रही है इसका फल जो है वो कोई और ही खाएगा। बहरहाल सवाल ये अहम है कि ये जो आज कामयाबी मिली हुकूमत को, इसके आने वाली सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, सारे मामलात पर तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने, इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं, भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। हारिस नवाज साहब से आगाज़ करते हैं। हारिस नवाज साहब, बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी, गवर्नमेंट की जाने की तारीखें दी जा रही थी, लेकिन आज हमने देखा कि बड़ी आसानी से हुकूमत ने जो है वो अपनी अददी अक्सरियत जो है वो होने का सबूत दे दिया। तो सर, क्या लगता है आपको, अगले 2 साल के लिए हुकूमत सिक्योर हो गई है? कितनी बड़ी कामयाबी है ये गवर्नमेंट की? देखें, जो गवर्नमेंट का एक खास तौर पे पीटीआई का एक मैनिफेस्टो था जिसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हम एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, उसके बाद इलेक्शन, ये करप्शन को खत्म करेंगे, फिर महंगाई को कंट्रोल करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। कुछ कंप्लीट हुआ है, बाकी पूरा टोटल कंप्लीट नहीं हो सका। एक तो ये बात है। सेकंड ये है कि बिल्कुल अभी तो इनकी अददी जो थी, मुझे लग रहा था कि जब पहला कैंसिल कर दिया तो मैं उस वक्त ये कहता था कि इनको होमवर्क करके करना चाहिए था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वो अब इन्होंने होमवर्क किया और फिर 221 से 203 के मुकाबले में इन्होंने हासिल कर लिया। बात यह है कि इसके साथ अब पीडीएम पूरा प्रेशर डालेगी अपने प्लेटफॉर्म से कि वो हुकूमत को कोर्स करें, टेंशन में डालें, महंगाई की बात करें। जो नैरेटिव तो खैर उनके पास कोई नहीं है, विच आई डोंट एग्री कि वो जो ये सारी बातें जो होती है असेंबली में होनी चाहिए वो असेंबली में भी नहीं करते हैं, बल्कि बाहर बैठ के ऐसे मसाइल हल नहीं होते हैं, बल्कि इनको पार्लियामेंट को फॉल और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो लेजिस्लेशन होती है, अवाम नुमाइंदे इसलिए चुनते हैं कि वो वहां पर बैठ के अवाम के मसाइल सुने, उनको कोई हल निकालें। लेकिन गवर्नमेंट पे बहुत डिपेंड करता है इस वक्त कि वो आइंदा के लिए कैसे अवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पर महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं। वो महंगाई जो ऑयल, डॉलर्स और पेट्रोल की वजह से हो रही है वो तो चले, वी विल एग्री, बट जो आपके इंडिजिनसली प्रोड्यूस आइटम्स हैं उनमें मेरे ख्याल में आपके कमोडिटी आइटम्स हैं, इनको जरूर हुकूमत को इस वक्त खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि इन चीजों को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए कामयाबी तो है लेकिन चैलेंजेस अभी बरकरार हैं। एहतशाम साहब, कहा जा रहा था कि हुकूमत के लिए एक डू एंड डाई का मामला है, लेकिन बिलाखिर हुकूमत कामयाब हो गई। कितनी बड़ी कामयाबी, और आने वाले सियासी मंजरनामे पर इसके क्या असरात आप देख रहे हैं? 3 चीज़ें सोनिया बड़ी अहम है। पहली तो बात यह है कि पहला मरहला हुकूमत ने जो है ना वो बड़ी कामयाबी के साथ अबूर कर लिया। अभी देख लें, 2 हफ्ते पहले की सियासत देखें कि पीडीएम किस तरीके से इतनी इनकरेज थी, इतनी सेटिस्फाई थी, लगता था कि भाई पता नहीं क्या होने जा रहा है। अब पिछले एग्जैक्टली 5 दिनों में गेम बदली है। किस तरीके से रीच आउट हुए इत्तेहादी, बिहाइंड द सीन किसके साथ क्या किया गया है, ये सारी चीज़ें। बहरहाल एक चीज़ जो है ना बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि 440 का हाउस था, जॉइंट सिटिंग थी एमएनए और सेनेटर्स की, उसमें से 18 वोट्स का ज़्यादा हो जाना हुकूमत के लिए, 203 एक तरफ और 222 एक तरफ, तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि हुकूमत ने होमवर्क बड़ा शानदार किया और ओपोजिशन ने जिस तरह होमवर्क करना चाहिए था शायद नहीं किया। और आज उनकी पहले दिन से ही मैं देख रहा था हाउस में आते ही सोनिया बॉडी लैंग्वेज ये थी कि जैसे वो हारे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे।
चलें ठीक है जी, ये मरला आपका पूरा हो गया, आप ईवीएम मशीन पे इलेक्शन होंगे, उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी 80 लाख कहते हैं, हो सकता है 60,000 आपके हों वोटर, वो एक बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन सोनिया अहम नुक्ता क्या है? अहम नुक्ता यह है कि ओपोजिशन ने इसको मानने से इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो को देखें, शहबाज साहब को देखें, वो हाउस में खड़े तकरीर कर रहे हैं। बिलावल वो कह रहे हैं कि जी मैं आज ही आपको बताता हूँ कि हम इसको नहीं मानते, हम अगले इलेक्शन को नहीं मानेंगे, हम आला अदालतों में जाएंगे। अभी देखें दूसरा मरहला है सोनिया कि अगर पहली तो बात यह है कि कोई चीज़ आइन के खिलाफ है या नहीं है, आइन से टकराती है कि नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट को ये प्रोरोगेटिव हासिल है बताएं, लेकिन आमतौर पे नहीं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को आप नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ यह है कि कहीं आइन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है फिर तो आप कर सकते हैं, फिर जा सकते हैं, लेकिन बाज़ार ऐसा लगता है कि नहीं हुआ। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी अहम है सोनिया, जो आप मेरा ख्याल है पूछिए, आलिया हमजा हूँ उनसे भी पूछी जाएगी, वो ये है कि भी जो अपोजिशन एतराज़ कर रही है, मुझे ज़ाती तौर पर ब्रिगेड साहब वो एतराज़ वैलिड लग रहा है कि आपने स्पीकर साहब ने दोबारा एक कमेटी बनाई थी कि इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए। अभी वो कमेटी बनी है, उसका एक इजलास भी नहीं बुलाया आपने और जॉइंट सिटिंग को आपने कॉल कर लिया। अब वो तो कहने के लिए आएंगे ना कि जी देखें हमें तो धोखे में रखा, आपने ये नहीं किया, आपने सब कुछ अपने तौर पे कर लिया। दूसरी मुश्किल सोनिया उनके लिए आएगी कि वो जो 34 पॉइंट हैं इलेक्शन कमीशन के या एतराज़ात हैं, वो पूरे होते कि नहीं होते। फवाद चौधरी साहब तो बड़े दावे से कह रहे हैं कि जी सारे इनकॉर्पोरेट कर दिए हमने उनकी जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आप खुद ही हुकूमत कहती है हम इस इलेक्शन कमीशन को मानते नहीं है। इलेक्शन कमीशन कैसे आगे जाएगा, कैसे इलेक्शन कराएगा, सवालिया निशान है। फिर ईवीएम मशीन बहुत अच्छा तजर्बा है मुझे ज़ाती तौर पे, जिस तरह मैंने देखा है कई ममालिक में हो रहा है। एतजाज़ हसन साहब बताते हैं सुप्रीम कोर्ट बाहर के 200 हमारी वो हैं बाज़ मुल्क की, वहाँ पे इस तरह के इलेक्शन होते हैं, अमेरिका कनाडा में इलेक्शन होते हैं, हिंदुस्तान में बाकी जगहों पे भी चलें, वो तो है। लेकिन सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया अगर हुकूमत कहती है, अगर वो साथ नहीं देते फिर ईवीएम मशीन हज़ारों में लानी पड़ेगी। अभी तक ये नहीं हुआ। एक और चीज़ जो गलत हुई ब्रिगेड साहब, काश PMLN अपने कितने बाई इलेक्शन हुए हैं, किसी में एक में इसका तजर्बा कर लेते, कभी नहीं किया। एक चीज़ अब उनका सिर्फ ये कहना है कि जी ये रिगिंग प्रूफ नहीं है, ये मैनिपुलेशन प्रूफ नहीं है, ये जनाब इस तरह लोगों के वोट खाए जाएंगे। दूसरी तरफ जो एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट आ रहा है हुकूमत की तरफ से, बाकी लोग इंडिपेंडेंट लोग भी बात कर रहे हैं कि सोनिया कि हर हल्के में हमारा, मैंने 10 इलेक्शन कवर किए हैं, उसमें ये होता है कि 10 से 15,000 जाली वोट हर बंदे के पास होते हैं। आपके वालिदैन नहीं है दुनिया में, मेरे नहीं है, किसी के नहीं है, उनके वोट बने होंगे, डाले जाएंगे। अब वो हुकूमत ये कहती है असल तकलीफ इनको है कि वो वोट नहीं होंगे। ईवीएम मशीन में जो भाग कहा जाता है कि जी कोई एल्फी लगा के चला जाएगा, देखिए छोटे मोटे एतराज़ हैं, ये दूर किए जा सकते हैं। असल मसला ये है जो मुझे लग रहा है कि हुकूमत को अब भी चाहिए एंगेज करे अपोजिशन के साथ, किसी हद तक जो उनके एतराज़ात दूर हो सकते हो। अदरवाइज तो ठीक है, वो ब्रूट मेजॉरिटी तो उनकी आज जिस तरह उन्होंने शो किया है, ब्रूट मेजॉरिटी तो नहीं, या बिल्डोज किया बकौल शहबाज साहब के, ये मेरा ख्याल है आंदा की सियासत के लिए कुछ इतना अच्छा नहीं। ठीक है हारिस नवाज साहब, ये वैसे आपको क्या लगता है इत्तेहादी कैसे मान गए? पिछले कुछ दिनों तक तो हम देख रहे थे कि ना सिर्फ इस कानून साजी पर इत्तेहादी तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे थे, बल्कि वो तो सीधा सीधा गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि गवर्नेंस के मामलात है, महंगाई नहीं, यहाँ तक भी खबरें आ रही थी कि हम सोचेंगे कि हमें हुकूमत के साथ चलना है या नहीं। तो फिर ये अचानक क्या हो गया कि इत्तेहादी भी मान गए, अपने लोग भी पूरे हो गए? आई थिंक जो सबसे बड़ी गलती थी पीटीआई की, वो इन्होंने जब पैसे ज्वाइंट सेशन बुलाया था उसमें उन्होंने एमक्यूएम को और PMLN-Q को ये बताया था कि हम ये करेंगे, लेकिन उनको तमाम उनके तहफ्फुज़ात दूर नहीं किए थे कि इसको कैसे करेंगे। उनके खास तौर पे ईवीएम्स के ऊपर काफ़ी एतराज़ था, वो मेरे ख्याल में इन्होंने उनको तमाम तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि कितना फील्ड फुल प्रूफ है, इसमें अननेसेसरी किसी को बेनिफिट नहीं होगा। इसी तरह इनका एमक्यूएम का भी ये एतराज़ था, खास तौर पे उनका था मेरे ख्याल में डिलिमिटेशन के ऊपर, तो वो सेंसस दोबारा हो रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। और जाहिर है कि ऐसे मौके पे हमेशा जो इत्तेहादी पार्टियां होती हैं वो अपने इसका फायदा उठाती हैं, कोई ना कोई बात बनवा लेती हैं, चाहे वो हुकूमत के बारे में हो या अपने MPs के बारे में हो या कोई फंड रिलीजिंग के बारे में हो। इस तरह के जो उनके अफाम थे वो ख़त्म कर दिए। हुकूमत की सबसे बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो भी इतराज़ात हैं, ठीक है, वो दोबारा गौर से उनको ठीक करें, खत्म करें। ठीक है। पीटीआई की सीनियर रहनुमा आलिया हमजा साहिबा भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आलिया हमजा साहिबा। आलिया हमजा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्या झुरलू चलाया है आपका? तो आज D-Day बन गया है। कल तक तो हम देख रहे थे इत्तेहादियों की जानिब से भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया जा रहा था, कुछ अपने लोग भी तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे थे, तो अचानक ये सब कैसे मान गए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सोनिया। सोनिया, सबसे पहले तो मैं खुद जमीन हूँ मगर जर्फ आसमान का है, कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है। बुरा न मान मेरे हर जहर जहर सही, मैं क्या करूं ये जायका ज़बान का है। कब तो खैर मुकद्दर में था मगर मोहसिन, हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ान का है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, फतह हमेशा उसी शख्स की होती है जो डट के खड़ा होता है। आज जितने बिल भी हुकूमत लेकर आई है सब माफिया के खिलाफ थे, और मैं अवाम को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कहती हूँ कि जिन जिन ने इनकी मुखालफत की है ना, अवाम इनके मकरूर चेहरे पहचान ले और याद करे कि ये अवाम के दुश्मन है। सबसे पहले इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक, यानी हम 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों के खून पसीने की कमाई को तो शौक आते हैं, लेकिन उन्हें हम सियासत में वोट करने में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने में हिस्सा नहीं देना चाहते। एंटी रेप बिल 2021, आप ये देखिए कि 3 साल के वक्त से शफाफ मर्दमशुमारी हैदराबाद के लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एंड कैन यू इमेजिन पीपल्स पार्टी उसको अपोज कर रही है, यानी वफाक एक यूनिवर्सिटी बना रही है। आप खुद तालीम अगर सिंध को नहीं देना चाहते, 5000 स्कूल आप सिंध में बंद कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, आप उसको भी अपोज करें। तो मैं आज आपको बता दूं, आज जब मुअर्रिख लिखेगा तो मुअर्रिख ये लिखेगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, जमीन तो के लिए, लोगों को शऊर और तालीम देने के लिए। चलिए आलिया, एक चीज बताइएगा, ये तो आपकी बात ठीक है, जो मतलब जो बिल की पास किए गए उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका आम आदमी से भी ताल्लुक है, वो बड़े अच्छे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब अगर ये फ़र्ज़ करें बिलावल भुट्टो आज फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहते हैं कि मैं आज ही कहता हूं कि मैं अगला इलेक्शन आप करवाएंगे, मैं न्यूज़ को मानता, ये कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएंगे? फिर ये लोग अदालतों में जाएंगे। तो क्या काश कोई थोड़ा सा कंसेंसस इत्तेफाक राय हो जाता। वो गिला कर रहे हैं कि स्पीकर साहब की बनाई कमेटी एक दिन भी इजलास नहीं बुलाया, वो कहते हैं दिखाने के लिए कर देते। तो आलिया, मेरा आपसे सवाल है कि क्या अच्छा नहीं है कि कुछ थोड़ा सा इत्तेफाक राय पैदा हो जाता है ताकि अगला इलेक्शन फिर 2018 की तरह कंट्रोवर्शियल ना हो? मैं ना अवाम को आपके तवज्जुह से एक बात बताना चाहती हूँ। हमने 2 हफ्ते पहले एक पार्लिमानी कमेटी बनाने का स्पीकर साहब ने इनसे कहा था, और कहा था कि सारी लेजिस्लेशन पे आप हमारे साथ बैठे। आपको ये बताओ, पीपल्स पार्टी ने अपने नाम दिए लेकिन PMLN ने अपने नाम नहीं दिए, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो जो लंदन वाली PMLN है ना, वो जिस तरह इसाफ भाई थे लंदन वाले, इसी तरह लंदन वाले साहब ने इनको मना कर दिया। उसके बाद भी पिछले हफ्ते हमने यही मौखर किया, और इस मौखर करने को, ज्वाइंट सेशन को हमारी हार कहा गया। आपने भी सारा तमाशा देखा। उसके बाद हमने उनके कहने पे बहुत से बिल वापस किए, और ये जो मैं इलेक्शन एक्ट 2017 में बता रही हूँ, हमने ये 2 चीजें इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देना, इसकी अपनी टेक्निकलिटीज हैं, ये एक टाइम टेकन चीज है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने उसको एजेंडा पर रखा और इनसे कहा कि आप उस पार्टी का हिस्सा बने जो पार्लिमानी पार्टी है, और आकर अपनी सजेशन दे। लेकिन इनका जो रवैया है वो ना सिर्फ मायूस कुन, बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि ये हर वो लेजिस्लेशन जो अवाम के हक में होगी, जो अवाम के मफाद में होगी, जो बच्चों के हकूक के लिए, जो खवातीन के हकूक के लिए होगी। आज मतलब आप ये देखें कि हैदराबाद में टेक्निकल यूनिवर्सिटी सबको ये अपोज करे, यहाँ पर ये एंटी रेप बिल को अपोज करे, ये खवातीन की ऑनलाइन कह सकते हैं कि 2023 एक सेकंड सोनिया प्लीज, उसको भी ये अपोज करें और जाकर ये ढोल और शादियाने बजाते हैं कि हमें अददी अक्सरियत तो जो वुमेन हरासमेंट ऑनलाइन बिल था उस पर हमने हासिल कर ली। मैं तो कहती हूँ ये अवाम को आज जो अपोजिशन है ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक दफा फिर एक्सपोज कर दिए, और आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जीत नहीं है, ये आज अवाम की जीत है, ये आज पाकिस्तान की जीत है, ये जम्मू की जीत है। और हम ये कहते हैं कि ऑपोजिशन अभी देखे अवाम के मुस्तकबिल फैसले करे, यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के खिलाफ है, वोट को इज्जत देने का नारा आप लगाते हैं, लेकिन बिल्कुल आलिया हमजा साहिबा, ये गवर्नमेंट की एक बड़ी कामयाबी। आप सजेशंस लेकर आए, ये कब अपनी सजेशंस लेकर आए? इनके पास सजेशंस नहीं है,
ये सिर्फ सियासत करते हैं और अवाम के मफाद के ऊपर ये सियासत करते हैं। ठीक है एहतशाम साहब, अभी आलिया हमजा साहिबा भी जिस तरह से बात कर रही थी, आज जिस तरह से हुकूमत कामयाब हुई जॉइंट सेशन के अंदर, आपको क्या लगता है सर मुत्तहदा अपोजिशन के लिए कितना बड़ा धचका है? सोनिया देखिए, सियासी तौर पे तो बहुत बड़ा माइलेज है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब पार्लियामेंट की सद तक तो आपने देखा जिस तरह अददी बरतरी साबित की, इत्तेहादी बिल्कुल इंटैक्ट है। कल तक लग रहा था कि जी उड़ने जा रहे हैं परिंदे, किसी और तरफ जा रहे हैं। ओपोजिशन वाले भी बड़े खुश थे कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है ना वो कहते थे हमने उनको रीच आउट किया, हमारे साथ खड़े होंगे, वो तो नहीं हुआ। सियासी तौर पे तो बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन सोनिया देखें ये मामला इतना आसान नहीं है। माजरत के साथ आलिया हमजा सुननी है तो ज़रूर इस बात पर रिस्पॉन्ड करें। एक इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है इस मुल्क का, रियासती इदारों की तरह एक बड़ा अदारा है। अगर आप उसको आज नहीं मानते, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब माजरत के तहत कह चुके हैं जी इसको डिसबैंड कर देना चाहिए, आज जिस तरह तो इन अदालत के केसेस भी आप भुगत रहे हैं उस हवाले से, फवाद चौधरी साहब ने तो माफ़ी मांग ली, सवादी साहब का मामला रहता है। अब अहम सवाल है कि इलेक्शन कमीशन अगर इसको नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं अपोजिशन वाले, तो मुझे यकीन है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के नुक्ता नज़र को फोकियत किसी ना किसी हद तक देगी। अब देखें ना, अब सवाल तो यह है कि जी इलेक्शन कमीशन आपके अगर खिलाफ है या आपकी बात नहीं मानना, वो 34 पॉइंट पे जो बहस हो रही है, आप कहते हैं इनकॉर्पोरेट कर दिया, वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो ये बड़ी हर्डल है। अब सवाल ये है कि इतनी ईवीएम मशीन हज़ारों में आनी है, कैसे आएंगी? फिर ये काम इलेक्शन कमीशन ने करना है या हुकूमत ने करना है, ये भी नहीं पता। अगर इसके लिए एक एडिशनल एक बड़ा जिसको कहते हैं पैकेज फाइनेंशियल मांगा है इसने, इलेक्शन कमीशन ने कितने बिलियन का, वो भी तक मंजूर नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि जी इलेक्शन कमीशन अगर आपसे मुतमईन नहीं है तो ये ईवीएम मशीन को आप कैसे लागू करेंगे? इलेक्शन उन्होंने करवाना है। तो मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिकली सोनिया एक बहुत बड़ा चलें आलिया हमजा साहिबा से पूछ लेते हैं। आलिया हमजा साहिबा, अभी एहतशाम साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है अपोजिशन की तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं ही, लेकिन इलेक्शन कमीशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात आप दूर करेंगे? पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पार्लियामेंट उसको डायरेक्ट करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर चलना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये आईनी तौर पर दे आर बाउंड कि पार्लियामेंट ने एक चीज जो पास की है, अब इलेक्शन कमीशन ने उसको फॉलो करना है। वी हैव डायरेक्टेड देम। ये पार्लियामेंट जो ज्वाइंट पार्लियामेंट है, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों ने ईसीपी को डायरेक्शन दे दी है, और मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहली तो बात जो बात ये होनी चाहिए थी यहाँ पर, और जिस बात का बार बार तज़किरा होना चाहिए था कि कैसी ओपोजिशन है, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर तकलीफ में, ये कैसे लोग हैं जो ये तो कहते हैं कि वोट पेरिस में डालेंगे और नतीजा मुल्तान में निकलेगा। मतलब खून पसीने कमाने वाले डॉलर पेरिस से भेजें, यूके से भेजें, यूएस से भेजें। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। इलेक्शन कमीशन का क्या करेंगे? है कि वो पाकिस्तानी अवाम को उससे हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर करे। इनको सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ से ये हमारे खून निचोड़े, टीटियां करें, ओमनी ग्रुप के जरिए लंदन और पेरिस में जायदादें बनाएं। अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं ये बता दूं, मैं बिल्कुल कच्चा नफ्सी से उससे आज काम नहीं लूंगी। ऑपोजिशन एक्सपोज हुई है, ऑपोजिशन की हार है, इनकी जो जिसे कह लेना कि ये जो एक हफ्ता पहले जो ये कहते थे ना कि हमारी हुकूमत खत्म हो गई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को घर चले जाना चाहिए, तो मेरा ये ख्याल है कि आज इनकी सारी वो स्टेटमेंट चलानी चाहिए और इन्हें आज ये याद कराना चाहिए कि इन्हें आज ऐवान में जॉइंट ऑपोजिशन को सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 18 से 20 वोटों से शिकस्त की है, और ये दुम दबाकर बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हारिस नवाज साहब, सर आपको क्या लगता है, हम देख रहे हैं कि ओपोजिशन की जानिब से कहा गया कि हम ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी 34 एतराज़ात लगाए गए। पहले हारिस नवाज साहब से इसका जवाब लेंगे, मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हारिस नवाज साहब, एक अहम तैनाती को लेकर पिछले दिनों जो एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, उसके बाद बड़ी खबरें सामने आ रही थी कि शायद सेम नहीं रहा, सेम पेज जो है वो फट गया है, और इसी वजह से इत्तेहादी जो हैं वो भी नाराज हो रहे हैं, अपने लोग जो हैं वो नाराज हो रहे हैं। तो सर आपको लगता है कि आज इस जॉइंट सेशन में गवर्नमेंट को जो कामयाबी हुई है, इसके बाद के तमाम तरफ अफवाहें अब दम तोड़ जाएंगी?
आई थिंक अफवाहें तो इमीडिएटली आज तोड़ जानी चाहिए, इसलिए कि बड़ा क्लियर नजर आ गया कि उनके कितने वोट बढ़ गए हैं। और जाहिर है कि इसका मतलब है कि हुकूमत ने अपना जाहिर है सबको ब्रीफ अच्छा किया होगा और देयर में अदर रीजंस आल्सो, बट ये तो डाउट क्लियर हो गया जिसपे पीडीएम अपना एक प्रेशर डाल रही थी, उन्होंने एक जलसे शुरू कर दिए। तहरीक की बात करें, वो बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात देखें, सिंपल सी सोनिया बात यह है कि ये पीडीएम की तहरीक कभी भी नहीं चल सकती। इसलिए नहीं चल सकती कि पीपल्स पार्टी डजंट वांट टू हैव इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस। बड़ा क्लियर रखें, पीपल्स पार्टी वांट कि वो उनको 2 साल पूरे मिलें, वो पंजाब में जाके री एस्टैब्लिश हों, रीऑर्गेनाइज करें, नई अपनी कानून वो अपने मेंबर्स बनाएं। कुछ हो सकता है कि वो पीएमएलएन के लोगों को कुछ कैश करें, उनको निकालें, सेंटर से अपने वोट बैंक इंप्रूव करें, बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटर्स। वो और पीएमएलएन और पीटीआई, दे 3 जमातें जो इलेक्शन में इंडिपेंडेंट लड़ेंगी एक दूसरे के खिलाफ, जहां इत्तेहाद नहीं होगा। और पीपल्स पार्टी पंजाब देखिए सिंध में भी है, केपीके में भी है और बलूचिस्तान में भी है और इवन सदर्न पंजाब में है। तो दे नीड टू जस्ट री एस्टैब्लिश इन सेंटर, वहां के लिए वो कोशिश करेंगे और उसके लिए उन्हें 2 साल चाहिए। आज अगर इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी को नुकसान है, पीएमएलएन और पीटीआई का मुकाबला होगा, इसलिए वो बड़े सोच समझ के बात करते हैं। पहले भी जब उन्होंने पीडीएम को छोड़ा देवर रीजंस, और अभी भी वो ये करेंगे, साथ दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन एकदम फिर वो उसी में डिच करेंगे। साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, फिर आप इसका जवाब दे के आलिया साहिबा भी इस पे जरूर कमेंट करें। देखिए अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि जिस तरह आज पार्लियामेंट का ब्रिगेड साहब इजलास हुआ, आपने देखा कि कितने अरसे से कहा जा रहा है कि 3 सालों में पार्लियामेंट गैर फाल है, डिसफंक्शनल है, बिल मंजूर नहीं हो रहे, लड़ाई है, झगड़ा है, इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। एक सवाल जो लोग कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमतें रिसीविंग एंड पे होती हैं, हुकूमत को जो है ना आगे जाना होता है। ठीक है, आज अपोजिशन जिस तरीके से आप कहें कि जी शिकस्त हुई है, लेकिन अपोजिशन के पास खोने के लिए ब्रिगेड साहब कुछ नहीं होता। कल उनके पास को और उनके हाथ में चीज़ आ जाएगी, हुकूमत को वो टफ टाइम देने के लिए फिर तैयार बैठे होंगे। और वैसे ही आप देख लें, बार बार कह रहे हैं हम नहीं मानते सड़कों। असद महमूद साहब बायदे फजल रहमान साहब के साहबजादे कहते हैं कि आप देख लें, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम नहीं मंजूर करेंगे उसके बाद तोड़ फोड़ होगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा, हम सड़कों पे होंगे। वो धौंस धमकी भी अपनी जगह दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या डिसफंक्शनल रहेगी, क्या वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनेगा? ओपोजिशन के पास तो कुछ नहीं है, हुकूमत को देने के लिए अगर कुछ है तो वो क्यों नहीं हो सकता? जी देखिए एहतशाम साहब, सबसे अहम बात है कि गवर्नमेंट के पास हमेरा इनिशिएटिव होता है। गवर्नमेंट हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप टू मेक असेंबली मोर वायबल, मोर इम्पोर्टेंट, फाल करने के लिए। आपको जाहिर है कि गवर्नमेंट असेंबली में चीजें लेके जाएगी तो वहां डिस्कशंस होंगी, और ये जो प्रेशर है ना कि हम तहरीक चलाएंगे, घराव करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। जितना आप स्ट्रॉन्ग असेंबली को करेंगे उतनी ही आपकी तहरीकें कमजोर होती जाएंगी। ये एक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है। इसलिए इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि नाउ दे शुड मूव बैक। एक अननेसेसरी प्रोवोकेशन नहीं करनी चाहिए, उनको इंस्टिगेट माजद के साथ देखिए प्राइम मिनिस्टर को बोलने नहीं देते। डे 1 से पहले तकरीर से लेके आज तक देख लें, अब वो आते भी कम है और बात भी नहीं करते। आज भी बात करने की कोशिश की गई, आपने देखा फिर दूसरी तरफ से शो शुरू हो गया। तो देखें ये एक का भी बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। और यहाँ पर फिर एक चाहिए कि आपके स्पीकर हैज टू प्ले अ पार्ट। ऑपोजिशन के मेंबर्स को बुलाएं, गवर्नमेंट के बुलाएं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, और जो एक ड्यू रिस्पेक्ट है ऑपोजिशन लीडर को और पार्लियामेंट लीडर को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, ही मस्ट गेट इट बिकॉज ही मस्ट स्पीक आउट, स्पीक व्हाट ही फील्स अब कह रहे कि गवर्नमेंट को अपोजिशन से बात करनी चाहिए। आलिया हमजा साहिबा, जाहिर है ये एक हुकूमत की बड़ी कामयाबी थी और हुकूमत इससे कॉन्फिडेंट भी हो जाएगी, लेकिन चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुई। बहुत सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट के लिए और भी हैं, महंगाई है, गवर्नेंस के मामलात हैं। अभी जिस तरह से एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो आपको लगता है कि अब फोकस तमाम तर कारकर्दगी पर होना चाहिए कि इलेक्शन में भी जाना है, अवाम को मुतमईन कैसे करें? सोनिया, मुझे पहले ना कुछ चीजों पे क्लैरिटी दे देने दें। सबसे पहले तो कहा गया कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक पेज पे नहीं है, इत्तेहादी नाराज हो गए, इन हाउस तब्दीली हो रही है, टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है, माइनस इमरान खान हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा रही है, वगैरह वगैरह करते करते आज हुकूमत में आपको कहते 15
29 बिल्स पास कराए, जिसमें से हमने 2 PMLN के भी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर अवाम के मफाद में अगर PMLN भी कोई लेजिस्लेशन लेकर आती है तो हमने उनके बिल्स भी अप्रूव कराने में, उस पर बाद में आऊंगी कारकर्दगी क्या है, वही तो इनको डर है। अब बात जो इस वक्त जो आज की बात है ना, आज की बात यह है कि यहां पर सबको ये समझना चाहिए, आपको याद है खान साहब को क्या कहते थे, विक्टिम ब्लेम करने वाला, आज विक्टिम ब्लेम करने वाला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंटी रेप बिल मंजूर करवा रहा है। अब और मैं आपको बता दूं, ये जमहूरियत के जो जाली अलमबरदार थे, ये 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना चाहते थे। ये चाहते थे कि पर्ची वाला तरीका कार हो और जो हमारे 22 करोड़ पाकिस्तानी आगे से उनकी औलादें, इनकी जो नस्लें हैं, वो भी इनकी गुलाम दर गुलाम रहें। तो मैं तो आज ये कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो इस कौम को आजाद कर दिया, इससे आजाद कर दिया है कि जो सिंध में मजबूर हारियों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करते थे, उनसे जबरदस्ती वोट डलवाते थे, ठप्पे लगवाते थे, मरे हुए लोगों को वोट डाल, उनको आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो ये हारियों से ना उनके अपने कार्ड लेकर ठप्पे लगवाते थे मरे हुए लोगों के, आज वो उन लोगों को वोट के हक से महरूम किया गया। तो इनके लिए तो मैं आपको ये बता दूं कि बिलावल साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए, जिनके पैसे ओवरसीज, जिनकी जायदादें ओवरसीज, जिनकी औलादें ओवरसीज, जो खुद जिनकी कंपनियां ओवरसीज, जो भागकर छुपकर इलाज भी ओवरसीज में करा रहे हैं, बच्चों को तालीम, जिनके बच्चे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, आज ये हमें आकर सबक दे रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको वोट का हक देना हराम है। मतलब ये लोग किस तरह के लोग हैं। और आज मैं आपको बताऊं, नई मर्दमशुमारी का बिल पास हुआ है, आपको पता है उससे क्या होगा? उससे सिर्फ इतना होगा, नए हल्के बनेंगे, नई हल्का के साथ आलिया, इस तरह ये जो सारी जो चीजें हैं, इनको सिर्फ यही डर है कि इनके अगला क्या, उससे भी अगला इलेक्शन ये लोग इनके हाथों से निकल चुका है। जरदारी साहब का एक कमेंट है, आलिया साहब उस पर जरूर बात कीजिएगा। आज जो आसिफ जरदारी साहब ने अखबारों वालों से बात की, उन्होंने कहा ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इसका फल किसी और को मिलेगा। आप बताएंगे ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जी आलिया हमजा साहिबा, आप सुन सकती हैं? जी मुझे आवाज आ रही है जी। मैंने कहा ये आसिफ जरदारी साहब ने जो आज कहा है आलिया, वो जो उस पर बड़ा बात कीजिएगा। वो कहते हैं कि जी जो बड़े जोश के साथ बिल मंजूर करवाए गए हैं, ईवीएम मशीन का ये वो लेना देना, उन्होंने कहा इसका फल कोई और खाएगा, इनको नहीं मिलेगा। लेकिन जी आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में मैं आप क्या कहूँ, ओमनी ग्रुप 33 अरब की प्ली बारगेन कर लेता है। वो कहते हैं जी वाह वाह वाह, उनके लोग कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब तो वही है ना जो मियाँ साहब के बारे में कहते थे ग्रेटर पंजाब बनाएंगे, फिर मफामत का बादशाह आके उन लोगों के साथ बैठ जाते हैं। इसमें उन्हें सड़कों में घसीटना था, कराची और लाड़काना की सड़कों में घसीटना था। अवाम को याद करना चाहिए इनके घटिया और मकरू चेहरे। फिर जो इन्होंने आज ये बात की, आपको याद है यहाँ पर जरा सा भी कुछ होता है ना तो ये लोग कहते हैं इसका फायदा तो अपोजिशन को होगा। तो आज मैं ये कहती हूँ, अगर ये अवामी मफाद के, जो हमें लगता है कि हमारी हुकूमत में अवामी मफाद की कानून साजी हुई है और कह दी कि उसमें अपोजिशन शामिल है, इसका फायदा अगर अवाम को होता है तो हमें तो कोई इसमें, और हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें, और इनको लगता है कि ये इससे फायदा उठाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आज इनके पास कहने को कोई बात नहीं थी तो इन्होंने ये शोशा छोड़ दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरते हैं तो यहाँ से ये लोग कहते हैं शेर आया शेर आया। नवाज शरीफ साहब वहां पर वो भागकर जब चढ़ जाते हैं तो वो, ये तो हमेशा जो भी हुकूमत काम करती है कहते हैं इसका फायदा ऑपोजिशन को होगा, इसका फायदा नवाज शरीफ साहब को होगा, इसका फायदा बिलावल साहब को होगा, इनमें से किसी को कोई फायदा नहीं होना। ये सिर्फ अवाम को फायदा होगा। आज की कानून साजी सिर्फ अवाम के लिए। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। स्टे ट्यून। ब्रेक के
के बाद खुशामदीद। आलिया हमजा साहिबा, आप जरा आ जाते हैं। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जो बयानात सामने आए, ये पूरा का पूरा पिंडोरा बॉक्स तो खुल गया। जाहिर है कल अदालत ने भी इस पर काफी सवालात उठाए। फिर उनका अपना बेटा कल कह रहा था कि इन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना चाहिए था उस वक्त, और यही बात कल चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब की जानिब से भी कहा गया कि 3 साल पहले अगर ये हुई, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दे जाता। लेकिन फिर आज मरियम नवाज साहिबा बयान दे देती हैं कि नवाज शरीफ के हक में तो गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई है। तो कैसे देखती हैं आप? मरियम नवाज साहिबा की बात को तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि बात जब वो फैसलों की करती हैं तो बात उन फैसलों की भी होनी चाहिए, और उस अनोखे फैसले की जरूर होनी चाहिए जिसमें उनके भगोड़े सजा याफ्ता जो वालिद मोहतरम है उन्हें 50 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर लंदन भिजवा दिया था। बात उस फैसले पर भी होनी चाहिए जिसकी वजह से, और सवाल भी होना चाहिए उस दामिन से जिसने 50 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर उनकी बाहर जाने की, उनके वालिद मोहतरम की जमानत दी थी, और आज पूछा जाना चाहिए कि कब वो तशरीफ लाएंगे। और उस फैसले पर भी होनी चाहिए जिसके तहत इन सजा याफ्ता मुलजिमा को और मुजरिमा को अदालत ने अपने बाप की तीमारदारी के लिए जो लंदन में भागे हुए हैं उनके लिए जमानत दी थी। अब बात सिर्फ इतनी है कि जस्टिस आमिर फारूक तो उस वक्त यहाँ पर थे ही नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ना कोई बेंच बनाने का इख्तियार रखे थे, सीनियरिटी में वो चौथे नंबर के ऊपर थे, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके वकील ने कभी भी अर्ली हियरिंग का कहा ही नहीं था। इनके सारी के सारे जो भी बातें होती हैं, जो भी मीडिया टॉक होती है, वो झूठ से शुरू होती है, झूठ पर खत्म होती है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी ना कि वो एक होता है कि झूठ के पांव नहीं होते। तो सबने ये देख लिया है कि जिस तरह से कैलगरी फॉन्ट पर ये एक्सपोज हुई, जिस तरह से कतरी खत पर ये एक्सपोज हुई, बिल्कुल इसी तरह से अरशद मलिक के ड्रामे पर भी ये एक्सपोज हुई। और आज ये जो देखा है जस्टिस नई शमीम साहब वाला जो इन्होंने काम किया है उस पर भी ये एक्सपोज हुई है। बेसिकली तो ये बचना चाहती हैं जो डे बाय डे हियरिंग होने लगी है, और इनके पास रसीदें तो हैं नहीं। तो ये जो इनका तरीका है वारदात है कि या तो जजेस को खरीदो या फिर उनको इतना ब्लैकमेल करके अपने हक में फैसले कराओ। तो ये अपनी हिस्ट्री को ही दोहरा रही है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि ये ना सिर्फ जस्टिस अरशद मलिक वाली ब्लैकमेलिंग उस पर एक्सपोज हो चुकी है, बल्कि अब एक दफा दोबारा अब तो सवाल इनसे ये होना चाहिए कि आपका वकील कहाँ है? आप क्यों तारीख पर तारीख ले रही हैं? कभी आपका वकील जो है तब्दील कर देती हैं, कभी आप अपना जो कंटेंट है वो तब्दील कर देती हैं, कभी आप ये करती हैं कि आप खुद नहीं आती। तो ये तारीखों पर तारीखें लेते जा रहे हैं और सिर्फ अपने मुकदमों को ये प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं। ठीक है हारिस नवाज साहब, आप भी जरा कमेंट कीजिएगा कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जाहिर है 2 दिन बाद मरियम नवाज की अदालत पेशी थी और 2 दिन पहले ही ये जो मुबैना तौर पर लंदन में बैठकर प्लान किया गया और आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो एक्सपोज होना भी शुरू हो गई हैं। तो इस सारे मामले के अंदर मुस्लिम लीग नून को कितना नुकसान हुआ है इसका, आप क्या समझते हैं? देखिए इसमें सारे बेनिफिशरी PMLN है। वजह यह है कि 3-4 साल से राना शमीम साहब क्या सोए हुए थे, फिर उसके बाद वो नोटराइजेशन करा रहे हैं इंग्लैंड से जाके। नंबर 3 उनका प्लान ये था कि आमिर फारूक पे इल्जाम लगा दिया जाए, उनको इस बेंच से चेंज किया जाए। चेंज होने के बाद फिर 1-1.5 साल इस मुकदमे को खींच दिया जाएगा, क्योंकि जब नया बेंच बनेगा इट विल टेक मोर टाइम। और साथ ही साथ जब इसको कंट्रोवर्शियल बना देंगे कि नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को पिछली जो सजा हुई है वो गलत दी गई है, ये सजा सिर्फ साकिब निसार के प्रेशर की वजह से दी गई है, तो ये उनके केस को फायदा होगा। लेकिन आई थिंक जो कल जिस तरीके से अतर मीनुल्लाह ने बात की है उससे लगता है कि ये बाउंस बैक होगा, इनको प्रॉब्लम्स होंगी। और अब ये डिपेंड ज्यादा ये करता है कि नैब की खुश असलूबी से कितनी प्रोसिक्यूशन गुड एक्शनेबल एविडेंस के साथ प्रोड्यूस करते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट क्या थे, इनकी ओनरशिप किसकी थी, बेनिफिशरी कौन था, ये सारी चीजें उनको अब करने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये हमेशा से ऐसे करते हैं, कोर्ट्स को यूज करते हैं, चाहे मलिक कयूम की बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर लें, उसके बाद अरशद मलिक की के देख लें, उसके बाद अब ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। और टाइमिंग इसके देखें, ये मुझे समझ नहीं आती कि अपने को क्यों एक अदारे को, कौमी अदारे को इसमें मुलव्वस करते हैं, उसको एक खाम को बदनाम करते हैं, उसकी एक साख को नुकसान पहुंचाते हैं। और वैसे भी आई थिंक कभी एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, कभी हुकूमत की बात करते हैं,
कभी आप जुडिशरी की बात करें, बिल्कुल। हर अच्छा एक एहतशाम को साहब, मुस्तहकम ये बना जैसे के आरिफ फायदा नवाज साहब बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम नून कोई मसला होता है इदारों से, कभी जुडिशरी को मिलान करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, कभी फौज पर हमले कर रहे होते हैं। तो सर ये जो अभी मुबैना तौर पर ये जो लंदन में बैठकर प्लान बनाया गया, जिस तरह से एक्सपोज हुआ है बुरी तरह से, आपको लगता है इनको खुद ही नुकसान हुआ इस सारे मामले से? देखिए, सियासी तौर पे तो फ़ायदा उठाने की जो कोशिश की है शायद शॉर्ट लिव्ड ही होगी। उसकी वजह यह है कि जो आइनी और कानूनी बातें हैं सोनिया, वो तो इनके ख़िलाफ़ जाएंगी। और ये आला अदालतों में अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है कि जी राना शमी अहमद ख़ान साहब के ताल्लुकात नवाज साहब के साथ हैं, उनके साहबजादे ने कल बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि मेरे वालिद उनसे मिलते रहे और मिले भी हैं। उससे पहले अमेरिका में थे, वो कहा जा रहा है अमेरिका में किन किन लोगों को मिले और ये सारा प्लान कैसे है, वो अपनी जगह पे है। अहम सवाल ये है कि जी आज 2 हफ्तों की एडजमेंट जो मांगी गई है मरियम नवाज के इस केस में एवन फील्ड में, ये नहीं समझ आई लोगों को कि क्यों नैब ने मांगी, जो नैब बार बार कह रहा था जी डे टू डे हियरिंग की जाए। चलें, वो तो चीज़ है, हो सकता है कोई टेक्निकल बात हो जिसके लिए वो चाह रहे हो। अहम सवाल इस वक्त है कि वाई नाउ। इस स्टेज पर तो सब लोगों का यही ख्याल है, जो मेरा ख्याल है ये आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि जी ये बेंच टूट जाए, क्योंकि आप देख लें 18 माह से वो केस को उसको डिले कर रही हैं। एक इसकी हेयरिंग हुई जिसमें आर्गूमेंट हुए थे, लिहाजा अब इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो एक बीच में आपको याद है एक और केस लेके आ गई थी, मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी वो अपनी चीज़ें वो भी लिहाजा केस करें, लेकिन इस पर आप जवाब दें, इसकी बात होगी। सोनिया, बात यह है कि इस सारे मामले को इस तरह देखना चाहिए कि ये जो आम तौर पे मैं देखता हूँ, सुनता भी हूँ कि जो जजेस अपना वकला हज़रात है वो कहते हैं कि ये जो फ़ैसला आया था नैब की अदालत से, इतना स्ट्रॉन्ग फैसला है कि इसको तब्दील करना शायद मुश्किल, क्या मरियम साहबा की ज़मानत कैंसिल भी हो सकती है। अच्छा। अब इसी तनाज़र में कह रहे हैं, अदरवाइज़ लेट करने की क्या ज़रूरत है। आपने देखा इतने उनके अच्छे वकील थे, परवेज़ साहब को बदला उन्होंने और दूसरों को बदला। एक और इरफान कादिर साहब हमारे दोस्त हैं, वो आ गए हैं, वो भी तारीखें मांग रहे हैं। उन्होंने बड़ा पहले शुरू में टाइम मांगा, मुझे वक्त दिया जाए, मैंने केस को समझना। तो सवाल ये है कि इस वक्त ये कहना बिल्कुल सही बात है। लोगों का ख्याल है कि जी ये इस वक्त बेंच तोड़वाने की बात थी कि वो खुद ही मॉरली जो जज साहिब हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया, वो खुद ही अपने आप को हट जाएं इससे और कोई और बने और इसका टाइम का फ़ायदा हो। मेरा ख्याल है आलिया हमजा साहब माजरत के साथ स्टेट अवे, अगर ये मैं पूछूं आपसे, लोग कह रहे हैं कि 2023 का इंतज़ार किया जा रहा है कि जब चीफ जस्टिस बन चुके होंगे काजी ईसा फाइज साहब, वहाँ से फिर इनको धड़ाधड़ रिलीफ मिलेगा। आप समझती हैं कि सारा गेम प्लान वही है? मैंने तो कहा है कि ये इनकी हिस्ट्री है कि ये जो है ना, ये वकील नहीं, ये जज करते हैं और यही अपनी हिस्ट्री को इन्होंने कायम रखते हुए, आप ये देखें ना, फिर वही वाली बात लंबी हम कर देते हैं। नसीम हसन शाह वाला देखें, रफीक ताड़े के ब्रीफकेस देखें, या हम ये देखें कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हमला किया गया, या हम और इदारों में भी देखें कि SCCP में जिस तरह से हिजाजी साहब जो उसके चेयरमैन थे, इनके लिए रिकॉर्ड टेम्पर करते थे, जो नैब के जो एक्स चेयरमैन थे वो हुदैबिया पेपर मिल खोलने को तैयार नहीं थे। ये इन्होंने इदारों में छोटे छोटे नवाज शरीफ रखे हुए हैं, जो के वक्त आने पर इनकी नवाजिशात को भी इनको लौटाते हैं। प्लस जो सबसे बड़ी बात यह है कि अफसोस हमें ये होता है कि ये अपने मफाद के लिए इदारों को बदनाम करने से भी नहीं चौकते, इदारों में लड़ाई करवाने से भी नहीं चौकते। और ना सिर्फ मतलब अब तो 2 इदारे थे हमारे, एक हमारी फौज, एक हमारी अदलिया। कभी ये अदलिया को खरीदने की कोशिश करते हैं, कभी ये अदलिया की लड़ाई करवाना चाहते हैं, कभी ये अदलिया पर हमला आवर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कभी ये इदारों को जलसों में मलाइन करते हैं, कभी उनके अगेंस्ट पिटीशन लेकर जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने सियासी मफाद के लिए ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने, वो कहते हैं अब्दू बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, उसके लिए जो है ना, आप कह रही हैं कि अपने सियासी मफाद के लिए जो है ये इनकी एक हिस्ट्री है कि इदारों को जो है वो मिलाने की कोशिश करती हैं, बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिब आपके वक्त का, हारिस नवाज साहब, एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, के थे हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।